हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने राइटिंग देखो एक बार हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया था। अब हम पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था, वहां पर प्रेशर वेरिएबल था। इन दिस केस प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो बेटा हमने एडजॉर्प्शन है वो हमने दो तरीके की पढ़ी थी। टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड अनदर वन वाज केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हम बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में अगर हम ग्राफ ड्रा करें, फिजिकल, फर्स्ट वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, या हमने इसको फिजिजॉर्प्शन भी कहा था। फिजिजॉर्प्शन क्या बताया था बेटा हमने? फिजिजॉर्प्शन हमने बताया था इफ देयर एग्जिस्ट ए वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम उसको क्या कहेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन। इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था हमने। नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट, हमने बताया था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने बताया था। क्या कहा था हमने कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन टूट जाएगा, ये पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे और एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम अब इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? हम ग्राफ किस किस में ड्रा कर रहे हैं? एक तो एडजॉर्प्शन हमने बताया था x/m, और किस में? टेम्परेचर में। तो बेटा देखिएगा क्या करेंगे, हम इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमने बताया इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज। इस तरीके से एडजॉर्प्शन क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज, अगर हम टेम्परेचर को कर रहे हैं इंक्रीज। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड वन, इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन, इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। हाँ तो आप बताइए केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या होगा? ग्राफ ड्रा कीजिए। बेटा हमने इनमें डिफरेंस पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हमने कहा था व्हेन वी इंक्रीज, इंपॉर्टेंट करके बताया था मैंने कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। वजह भी बताई थी मैंने कि इस केस में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल यूज दैट टेम्परेचर इन मेकिंग द बॉन्ड, वो उस टेम्परेचर को बॉन्ड बनाने में यूज कर लेगा, तो केमिकल एडजॉर्प्शन हो गई। इफ वी इंक्रीज अगेन टेम्परेचर देन बॉन्ड विल डिसोसिएट, दिस विल सेपरेट, मींस एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज। तो क्या होगा? पहले इंक्रीज एंड देन आफ्टर डिक्रीज। तो इस तरीके से हम यहां क्या लिखेंगे? इन दिस केस इट इज x/m एंड इट इज टेम्परेचर। तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अगर हम शुरू में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा और उसके बाद एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप क्या बताओगे कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस एनर्जी को वो बॉन्ड बनाने में, केमिकल बॉन्ड बनाने में यूज करता है। देन आफ्टर व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बॉन्ड डिसोसिएट्स एंड एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। बेटा उससे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद जो एडजॉर्प्शन है इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बेटा हम, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। applications of
एडजॉर्प्शन। बेटा बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके, एडजॉर्प्शन बहुत जगह यूज होता है, हम मेन पढ़ेंगे। तो पहला है इन गैस मास, इन गैस मास। मास जो आजकल जिसका यूज भी बहुत हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम आई है देश के सामने क्या पूरे वर्ल्ड के सामने, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। गैस मास का मतलब ये है बेटा, मास जो हम लगाते हैं उसके अंदर हम एडजॉर्बेंट का यूज करते हैं। वो एडजॉर्बेंट क्या होता है, जो पॉल्यूशन है वो उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। चारकोल जनरली यूज होता है। अब हम चारकोल को ही क्यों यूज करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। चारकोल एक बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है, वजह ये है उसकी पोरस शेप की वजह से, उसमें पोरस शेप की वजह से एडजॉर्बेंट ज्यादातर चीजों को वो कर सकता है, ज्यादा अमाउंट में कर सकता है। तो वो जो पोल्यूशन वाली गैसेस होती हैं, जो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, उन गैसेस को वो क्या कर लेता है अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी वो कौन सी जाएगी, प्योर ऑक्सीजन गैस जाएगी। तो हम क्या करते हैं, गैस मास्क जो होता है उसके अंदर एडजॉर्बेंट का यूज करता है। तो हम ये कह सकते हैं इफ वी मेक्स गैस मास्क, द गैस मास्क व्हिच वी आर यूजिंग इन्वॉल्व्स एडजॉर्प्शन, उसके अंदर एडजॉर्प्शन का रोल है। सेकंड वन, in clarification of sugar। शुगर किससे बनती है बेटा, शुगर केन से। शुगर केन जो गन्ने का रस है, आपने देखा होगा, पिया भी होगा, तो उस दौरान आप देखते हो कि उसका जो कलर होता है वो बड़ा अजीब सा होता है, बिल्कुल साफ कलर नहीं होता, व्हाइट कलर नहीं होता उसका, उससे चीनी बनती है। तो क्या वो कलर कहां गया उसका, उससे ही शुगर बन रही है, तो वो उस कलर में क्यों नहीं आ रही? उसके लिए बेटा उसको प्योरीफाई किया जाता है। जो शुगर सॉल्यूशन जो होता है उसको पहले पास किया जाता है चारकोल से, एनिमल चारकोल, पशुओं की जो ये हड्डियों वाला चारकोल होता है ना, उसमें से पास करते हैं उस सॉल्यूशन को। वो क्या करता है, सारे जो कलर्स हैं, इंप्योरिटीज हैं, उनको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। सारी इंप्योरिटीज सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई तो कौन सा कलर बच गया, व्हाइट कलर बच गया। ये जो शुगर हम यूज कर रहे हैं ये इतनी प्योर इसीलिए होता है क्योंकि इसको चारकोल से पास किया जाता है, इंप्योरिटीज चारकोल के सरफेस पे रह गई और जो हमें मिला वो प्योर शुगर मिल रहा है, प्योर कलर, साफ कलर मिलता है हमें। तो इस तरह से क्लैरिफिकेशन होता है शुगर का। तो हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग द क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर वी यूज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे एज डीह्यूमिडाइजर। डीह्यूमिडाइजर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डीह्यूमिडाइजर मतलब ह्यूमिडिटी को रिमूव करने वाला। तो जो ह्यूमिडिटी है, अगर एयर के अंदर वाटर की प्रेजेंस ज्यादा है तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई भी चमड़े की बनी हुई चीज है, उसमें हम सिलिका जेल का यूज करते हैं, क्योंकि चमड़ा जनरली क्या होता है, अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो खराब हो जाता है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसके अंदर सिलिका जेल रख देते हैं। सिलिका जेल का यूज इसलिए करते हैं कि सिलिका जेल इज ए गुड एडजॉर्बेंट। वो क्या है, मॉइस्चर को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है और चमड़े को खराब होने से। कई ऐसी चीजें, कुछ मेडिसिन है, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाती है तो खराब हो जाती है। तो उन मेडिसिन को बचाने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। सिलिका जेल क्या करेगा, वाटर को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और जो चीजें मॉइस्चर से हमें बचानी है वो बच जाएंगी। तो उसमें भी एडजॉर्प्शन का यूज हुआ है। तो एडजॉर्प्शन की वजह से ह्यूमिडिटी कम कर रहे हैं, कुछ चीजों को हम खराब होने से बचा भी सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ है इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि हमने क्या पढ़ा था। हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा था कि रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं आपस में,
रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर टू गिव प्रोडक्ट, ये आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर क्या कहा था बेटा कि जब शुरू में टकराते हैं तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं। These particles can collide easily to give the product, but after some time concentration of reactant decreases। बेटा ये तो टकरा टकरा के प्रोडक्ट बना के उधर भेज रहे हैं, अब यहाँ ये बच गए, मान लो बहुत कम बच गए। Now it means the concentration of reactant decrease, और ये डिक्रीज हो गई तो प्रोडक्ट बनाना क्या हो गया, मुश्किल। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं। वो कैटलिस्ट जो क्या करे, इनको अपने सरफेस पे क्या कर ले, एडजॉर्ब कर ले, इन सारों को अपने सरफेस पे नजदीक नजदीक ले आएगा, मींस फिर से कंसंट्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। अब पार्टिकल दूर नहीं है, इनको नजदीक ले आया। तो इस तरह से कैटालिसिस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है वो भी किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हमारे पास ये एल्कीन है, हमारे पास इथीन है। अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, H2 करते हैं, तो उसके लिए हम प्लेटिनम सरफेस लेते हैं, बिकॉज प्लेटिनम इज ए गुड एडजॉर्बेंट ऑफ हाइड्रोजन। प्लेटिनम हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे बहुत अच्छे से एडजॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा एक कैटलिस्ट है, क्योंकि ये क्या है, गुड एडजॉर्बेंट। तो कई जगह जो कैटलिस्ट है वो भी एडजॉर्बेंट का काम करने की वजह से ही कैटलिस्ट का काम कर पाता है। तो कैटलिस्ट की फॉर्म में भी एडजॉर्प्शन का यूज होता है, जो कैटालिसिस होती है उसमें भी एडजॉर्प्शन का रोल है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पे चलेंगे बेटा। साथ के साथ आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं, पढ़ते रहना है। मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, अब इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे इन डाइंग। डाइंग का मतलब मैं बताता हूं आपको, डाइंग का क्या मतलब है। जैसे कपड़े हैं, जैसे क्लोथ्स हैं, इनको कलर करते हैं, इनको कलर किया जाता है। अगर आप कोई वेसल ले लोगे, उसमें कलर डिजोल्व कर लोगे, उसमें कपड़ा डालोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो कलरफुल हो जाएगा। कलर तो हो जाएगा लेकिन कलर रुकता नहीं है, वो फेड हो जाएगा, या फिर क्या होगा, कहीं कलर ज्यादा हो जाएगा, कहीं कलर कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम ऐसे कलर नहीं कर सकते। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कलर को डालते हैं, उसमें फिर जब हम कपड़ा डालेंगे तो उसमें पूरे हो जाएगा। वो सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, हम एलम लेते हैं, फिटकरी जो लेते हैं वो क्या करती है, उस पे में कलर डाल देते हैं। वो फिटकरी क्या होगी, पूरे कपड़े पे लग जाती है, आसानी से चिपक जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है, और उसके साथ कलर है, इनडायरेक्टली कलर भी क्या होगा, कपड़े के ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह से डाई हो जाती है, कपड़ों की कलरिंग होती है। तो उसमें किसका रोल प्ले हुआ, एडजॉर्प्शन का। 6 पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इन क्रोमेटोग्राफी, इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी होती है कि जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, उसमें हमने इंक डाल दी, कलर्ड पार्टिकल्स को सेपरेट करना। जैसे उस इंक को हम उस लिक्विड से अलग करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये हमारे पास कोई वेसल है, इसके अंदर कोई लिक्विड है, इसमें हमने इंक डाल दी है, तो ये पूरा कलर्ड हो जाएगा। मान लो जैसी भी इंक है, ब्लू है, तो हमने डाल दिया, पूरा ब्लू हो गया। अब हम उस ब्लू कलर को सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एडजॉर्बेंट डालेंगे। वो क्या करेगा, इन सारे कलर्ड पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा, वाटर को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहां भी किसका रोल प्ले हुआ, यहां भी एडजॉर्प्शन का रोल प्ले हुआ है।
इन मेडिसिन्स भी हम लिख सकते हैं 7 पॉइंट इन मेडिसिन्स। मेडिसिन्स की अगर मैं बात करूं, दवाइयों में हम कैसे यूज करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स बनाई जाती है जो जर्म्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेती है और उनको किल कर देती है, उनको मार देती है। तो वहां भी किसका रोल प्ले हुआ, एडजॉर्प्शन का। दीज आर द मेन 7 एप्लीकेशंस। वैसे तो काफी हैं, बहुत ज्यादा मिलेंगी, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स, मेन एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। बेटा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैटलिस्ट। कैटालिसिस। कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो जिस प्रोसेस को हम कंप्लीट करने के लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वी यूजेस कैटलिस्ट। तो इसमें पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट आर कैटलिस्ट। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट। तो व्हाट आर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं। मान लो A प्लस B कोई प्रोडक्ट बना रहा है ठीक है, बना रहा है, लेकिन अगर हमने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो वो इसकी स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। जनरली हम वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज, बट इट इज नॉट फिक्स। In some cases it decreases also the rate of reaction। तो हम कह सकते हैं, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, catalysts are the substances which are used to change the speed of a reaction, to change the rate of a reaction। लेकिन ये खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता। कैटलिस्ट हम जैसा डालते हैं वैसा ही हमें मिल जाता है। जैसे A प्लस B और हमने कैटलिस्ट डाला C, तो ये पहले क्या करता है, A B और C ये इनके साथ जुड़ के और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, AB बना देता है और C खुद क्या हो जाता है बेटा, सेपरेट आउट। कहने का मतलब ये है, एक रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो जैसा हम डालेंगे उतना का उतना ही हमें वो मिल जाएगा, वो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूं आपको। मान लो हमारे पास A और B है, दोनों दोस्त थे। एक दिन दोनों की लड़ाई हो रही थी, आपस में अच्छे से बहस हो रही थी इनकी, और बीच में था C मींस दैट इज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या करता है, इन दोनों की लड़ाई सुन रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये इनकी जो लड़ाई है वो थोड़ी स्लो हो गई, ये धीमे हो गए। C का मजा किरकिरा हो गया, मजा खराब हो गया। अब इसको मजा नहीं आ रहा, भाई लड़ाई तो अच्छे से हो नहीं रही। ये जाता है एक के पास और एक को कहता है, भाई देखो बी ने तेरे को क्या क्या बोल रहा है, तेरे को क्या क्या कहा, अरे तूने ऐसी चीजें सुन ली, तो मैं तो तेरी तो इंसल्ट कर दी उसने। एक को गुस्सा आया, फिर ये बी के पास भी जाता है, अरे देखो वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तेरी तो बेइज्जती हो गई पूरे समाज में, पूरे बच्चों में, मैं जाके कहूंगा। तो इन दोनों को फिर से गुस्सा होकर दोनों की एक दूसरे से बहुत तेज लड़ाई हो गई। तो रेट पहले स्लो था, फास्ट किसने कर दिया, C ने। तो C किस चीज का काम कर रहा है, इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है। दांत टूटे A और B के, मजा किसको है, C का कुछ नहीं बिगड़ा है, जैसा था वैसे करा, वैसा रहा। तो C को हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। द सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट्स ओन कंजम्पशन, खुद कंज्यूम नहीं होता है, दैट इज कैटलिस्ट। अब बेटा कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, एक कि अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट में ही डाल दें तो ये बहुत यूजफुल होता है, बहुत स्पीड बढ़ा सकता है। दूसरा ये है कि अगर A और B में रिएक्शन नहीं हो रही है तो अगर कैटलिस्ट डालेंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता अगर नहीं होती है तो। ये अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो उसको फास्ट कर सकता है। तीसरा मैंने बताया था कि अगर A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहा है A में, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैटलिस्ट इसको
जो इक्विलिब्रियम है उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि ये बी में ही बदले, बी ए में ना बदले, नहीं, ये केवल ये कर सकता है कि एक की स्पीड बी में कन्वर्ट होने की स्पीड को बढ़ा देगा, बी की स्पीड ए में कन्वर्ट होने की बढ़ा देगा। कहने का मतलब ये कोई पक्षपात नहीं करता। जितनी स्पीड इधर बढ़ाएगा उतनी ही स्पीड इधर बढ़ा देगा। तो ये मेन पॉइंट्स थे इसके। अब इसके बाद जैसे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब ये है कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो कैटलिस्ट जिसको रिएक्शन मिक्सर में डालें और उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दे, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हमारे पास है 2KClO3। अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं तो ये हमें देगा 2KCl + 3O2, ये रिएक्शन होती है। अगर मैं जनरली इसको देखूं तो ये 4 घंटे में रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। इट विल टेक 4 आवर्स। 4 घंटे में हमें बेटा ऑक्सीजन मिल रही है, हमें तो इमीडिएट चाहिए, थोड़ा सा जल्दी चाहिए। अब उस जल्दी के लिए हम अगर इसमें क्या कर दे, मैग्नीज ऑक्साइड डाल दे MnO2, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। अब ये रिएक्शन लगभग 15 मिनट में हो जाती है। जो रिएक्शन, जो ऑक्सीजन हमें 4 आवर्स में मिल रही थी, वही ऑक्सीजन हमें 15 मिनट्स में मिल रही है। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर दे। कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल याद रख लेना, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर हम उसमें ग्लिसरॉल डाल दें, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो रिएक्शन की स्पीड को जो कम कर रहा है, जो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर रहा है, उस कैटलिस्ट को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब बेटा इसके बाद कुछ टर्म्स और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि हमारे पास है कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन। अब ये भी आपको नाम से पता चल रहा है, वो चीजें, वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम करे, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे। कैटलिस्ट तो वैसे तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस अगर उसके साथ जुड़ जाएं, कैटलिस्ट के साथ जुड़ जाएं, तो क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो उसको, इसका मतलब उसके लिए किसका, पॉइजन का, जहर का काम कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक पॉइजन। जैसे कि मैं आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल दूं, तो ये जनरली किसका काम करता है, कैटालिटिक पॉइजन का। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये पॉइजन का काम कैसे करेगा। तो वो मैं बताता हूं कि जैसे मान लो ये कोई कैटलिस्ट है, ये जनरली क्या करता है, पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे इकट्ठा कर रहा है, रिएक्टेंट को, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा है। लेकिन CO क्या है, पहले ही इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो रिएक्टेंट है उनको सरफेस पे इकट्ठा होने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सरफेस को, कैटलिस्ट के सरफेस को ऑक्यूपाई किसने कर लिया, CO ने कर लिया। तो हम क्या कहेंगे, CO यहां पर क्या कर रहा है, इस कैटलिस्ट को बेटा डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसके लिए किसका काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं CO इस केस में पॉइजन का काम कर रहा है, तो CO को हम कैटालिटिक पॉइजन कह सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। दूसरा, कैटालिटिक प्रोमोटर। प्रोमोटर जैसा कि ये भी नाम से पता चल रहा है, पॉइजन तो क्या कर रहा था, जहर का काम। प्रोमोटर मतलब जो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। मोलिब्डेनम एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, एक्टिव कर देता है कैटलिस्ट को। जैसे कि
कोई भी कैटलिस्ट है तो मोलिब्डेनम क्या करता है, उसके सरफेस को रफ कर देता है। रफ सरफेस इसका भी होगा, जैसे कि चारकोल होता है तो वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, मोलिब्डेनम जो है वो किसी भी सरफेस को, किसी कैटलिस्ट के सरफेस को रफ कर देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कहने का मतलब वो उसको प्रोमोट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटालिटिक प्रोमोटर। अब हम कैटालिसिस की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस बेटा दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस नाम से पता चल रहा, होमो मींस सेम, हमने 11 में पढ़ा था। अगर इफ रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, सेम फेज का मतलब सॉलिड है, दोनों लिक्विड है या गैस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कि हम बात करें 2SO2 प्लस O2, ये बना रहा है 2SO3, तो 2SO2 में SO2 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है। हम इसमें जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो NO ले रहे हैं, that is also a gas. When you will make the notes, you will write that the homogeneous catalysis is the catalyst in which reactant and the catalyst are in same phase. और ये आप उस केस में एग्जाम्पल लिखोगे, ये उसका क्या है, एग्जाम्पल है कि SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, और इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस कैटलिस्ट का हमने यूज किया है दैट इज आल्सो गैस। तो हम क्या कहेंगे, ये सेम फेज में है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस। अब मैं इसकी सेकंड टाइप बता रहा हूं आपको, दैट इज हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ये उसका अपोजिट हो जाएगा, मींस the reaction in which catalyst and reactant are in not same phase, means are in different phase। अब जैसे कि मैं बात करूं N2 प्लस 3H2 2NH3, N2 क्या है, इसमें गैस है, H2 क्या है, इसमें गैस है, बट आयरन इज सॉलिड, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। मींस रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज, रिएक्टेंट तो गैस है लेकिन जो कैटलिस्ट हमने यूज किया है वो अलग फेज में है, डिफरेंट फेज में है, तो हम क्या कहेंगे, इस तरह की कैटालिसिस को हम क्या कहेंगे, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो बेटा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस समझ गए आप लोग। अब जो हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है इसकी कुछ फीचर्स हैं, some important features, some important features of heterogeneous catalysis। बेटा अब आप इसको पढ़िएगा कि कैटालिसिस की कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्टिविटी। जो कैटालिस्ट हैं बेटा वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि एक थोड़ा सा अगर हम छोटा सा स्मॉल अमाउंट में कैटालिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि कैटालिस्ट हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। रिएक्शन की थोड़ा सा कैटालिस्ट अगर हम डालेंगे तो रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मींस catalyst can increase the rate of reaction up to 10 raised to power 10 times। बेटा बहुत ज्यादा होता है ये, 10 raised to power
10 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है अगर थोड़ा सा हम कैटलिस्ट डाल दें तो। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर KClO3 को हम हीट करते हैं, जैसे कि 2KClO3, अगर हमने इसको हीट किया था तो ये 2KCl + 3O2 ये दे रहा था, और ये हमने बताया था कि हीट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही थी। अगर हम इसमें ही मैग्नीज ऑक्साइड डाल दें तो मैंने आपको बताया ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। जो रिएक्शन 4 घंटे ले रही थी वो अब 15 मिनट में कंप्लीट हो रही है, और जो टेम्परेचर हमने शुरू में दिया था उससे भी कम हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कहते होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो बहुत एक्टिव होता है, उसकी हाई एक्टिविटी होती है। इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10⁻10 टाइम्स। सेकंड पॉइंट, that is selectivity। हर एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट सिलेक्टिव होता है, सिलेक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैं कहूं कि CO + H2 है और मैंने यहां पर कॉपर लिया है कैटलिस्ट, बेटा हमारे पास मिलेगा HCHO। अगर सेम रिएक्टेंट मैं ले लूं CO + H2, लेकिन अब मैंने कैटलिस्ट को कर दिया है चेंज, मैंने यहां पर लिख दिया CuZnO Cr2O3। अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3OH। और अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि CO + H2 रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट अब मैंने निकेल ले लिया है, तो बेटा यहां पर बनेगा CH4 + H2O। बेटा रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट अलग डालते ही प्रोडक्ट अलग बन रहा है। इट मींस कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव इन नेचर। ये क्वेश्चन CBSE में भी पूछा गया है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिएक्शंस के बारे में कई एग्जाम में देखा गया है, ये क्वेश्चन आता हुआ। बेटा आपको ये दे देगा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डाल देगा कोई भी इनमें से और कह देगा प्रोडक्ट बनेगा, ऑप्शन A B C D कोई भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कैटलिस्ट हमने कॉपर डाला है तो ये बनेगा, ये डाला है तो ये बनेगा, और निकल डाला है तो ये बनेगा। ध्यान रखिएगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी बैलेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि जो एग्जाम में आता है वो आपको बैलेंस करके नहीं देगा। वो आपको केवल इतना लिखेगा CO + H2, या वो कह देगा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, इनमें से कोई भी एक कैटलिस्ट डाल देगा। पहचान आपको करनी है, ध्यान आपको रखना है कि किसी प्रेजेंस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव इन नेचर, एक्सप्लेन, CBSE में पूछा गया है, तो आप ये एग्जांपल देके आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे पास है एसिटिलीन है, जैसे हमारे पास CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें इसका हाइड्रोजनेशन करना है, हमें इसमें H2 ऐड करना है। बेटा हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने प्लेटिनम डाला है तो इस केस में बेटा दोनों बॉन्ड हट जाएंगे, हाइड्रोजन 2 इधर जुड़ जाएंगे और 2 ही इधर। हमारे पास बना CH3 एंड CH3। यहां हमने नहीं लिखा कितने हाइड्रोजन, ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में हो रही है। अगर मैं इसको ही Pd + BaSO4, आगे आएगा ये 11th में था, लीड लार्ज कैटलिस्ट बोलते हैं इसको। तो इस केस में बेटा एक एक हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, एल्कीन बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए रिएक्टेंट सेम है लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट करते ही आपको प्रोडक्ट भी क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव इन नेचर। थर्ड जो पॉइंट है वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिसिटी? स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन के लिए
जो कैटलिस्ट है वो स्पेशल होता है। कोई रिएक्शन हो रही है किसी कैटलिस्ट के डालने से, अगर हम कैटलिस्ट चेंज कर दें, दूसरा डाल दें, तो जरूरी नहीं है वो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल कैटलिस्ट। तो जो रिएक्शन होती है उसके लिए कैटलिस्ट भी स्पेशल होता है, दैट इज स्पेसिफिसिटी। तो बेटा ये मेन पॉइंट्स थे इस यूनिट के, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कैटलिस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया। इनको आप ढंग से पढ़ना। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। जय हिंद।